नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी मेड एकेडमी। तो आज के इस लेसन में हम करने वाले हैं मिसेलेनियस टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है। ओके। और भी आपके जो बाकी आईबीपीएस के एग्जाम है उसके लिए भी ये आपको मददगार रहने वाला है। तो चलिए, कॉपी और कलम लेकर रेडी हो जाइए मेरे साथ आप भी। तो मैंने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन लिया है, हिंदी वाले भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज़ 50 रुपीज़ एंड डेट ऑफ नोटबुक इज़ 140 रुपीज़। ठीक है, पेन है और नोटबुक है। पेन का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 50 रुपया, नोटबुक का दिया है 140 रुपया। फिर क्या बोला है? इफ़ पेन इज सोल्ड एट 200 प्रॉफिट, पेन को 200% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। देन टू परचेज 10 सच नोटबुक्स हाउ मेनी पेन्स आर रिक्वायर्ड टू सेल। अभी मुझे ऐसा 10 नोटबुक खरीदना है। ठीक है, कितने पेन मुझे बेचने पड़ेंगे? इफ़ ओनली प्रॉफिट मनी इज़ यूज टू बाई नोटबुक, मतलब मुझे 10 नोटबुक खरीदना है, लेकिन पैसे मुझे कहाँ से चाहिए? जो इससे प्रॉफिट अर्न हो रहा है वही पैसा मुझे यूज़ करना है। तो ये बताइए, अगर एक नोटबुक में खर्च होता है 140 रुपया, तो 10 नोटबुक में कितना खर्चा होगा? 1400 रुपया। तो मुझे बस ये चेक करना है कि कितने पेन को बेचने पे 1400 रुपया का प्रॉफिट होगा। तब मुझे बताइए, एक पेन पे कितना प्रॉफिट है? 50 उसका कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट 200% है। 200% का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का 200% डबल होता है। किसी भी नंबर का 100% होता है वो नंबर खुद, और 200% होता है उसका 2 गुना, 300% होता है उसका 3 गुना, है ना? तो 50 का 200% मतलब 100 रुपया। तो अगर एक पेन पे 100 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे चाहिए कितना? 1400 रुपया। तो कितना पेन में बेचूंगा तो 1400 का प्रॉफिट होगा? 14 पेन। कॉमन सेंस से, है ना? कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट कोई भी फॉर्मूला नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लेंथ ऑफ टू ट्रेन्स आर 150 मीटर एंड 200 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज 2:5। ठीक है, तो दो ट्रेन है, ट्रेन 1, ट्रेन 2। एक का लेंथ है 150 मीटर, दूसरा का है 200 मीटर, और दोनों का स्पीड का रेशियो क्या दिया है? 2:5। ये है स्पीड का रेशियो। इफ़ दे क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड, देन इन व्हाट टाइम फास्टर ट्रेन विल ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन। ठीक है, तो दो केस है। पहला केस में ये लोग एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, और सेकंड केस में जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक कर रहा है। ओवरटेक मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा दोस्तों? देखिए, सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट डायरेक्शन हो, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ना एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, वो होता है डी इक्वल्स टू दोनों का लेंथ, L1 प्लस L2, दोनों का लेंथ का सम, ये होता है। तो केस 1 यहाँ पर भी डी मेरा सेम ही होगा, और यहाँ पर भी डी मेरा सेम होगा। क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, ये बेसिक है। ओके, तो डिस्टेंस तो सेम रहा, लेकिन स्पीड अलग होता है दोस्तों। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है तो दोनों के स्पीड को हम जोड़ देते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में अगर ओवरटेक कर रहा है तो स्पीड का हम डिफरेंस लेते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो फर्स्ट केस में देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हम क्या लेंगे? दोनों का स्पीड का सम लेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो v1 प्लस v2 इंटू टाइम। टाइम कितना लगा था फर्स्ट केस में? देखिए क्या लिखा है, 15 सेकेंड। d2 क्या हो जाएगा? d2 होगा, यहाँ पे क्या स्पीड का डिफरेंस लेते हैं तो v2 माइनस v1 लेंगे। क्यों v2 माइनस v1 ले रहा हूँ? क्योंकि सेकंड वाला ज़्यादा है ना, v2 ज़्यादा है मेरा, इंटू टाइम मुझे निकालना है, तो उसको मैंने t लिख लिया। अब ये दोनों सेम होना चाहिए, d1 इक्वल टू d2 होना चाहिए। तो d1 क्या हो जाएगा बताइए? अगर स्पीड का रेशियो 2:5 दिया है, तो अगर मैं पहले वाले को 2x मानूँ तो सेकंड वाले को क्या 5x मान सकता हूँ? यहाँ पे पुट कीजिए, v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा? 7x। 7x इंटू 15 इक्वल्स टू d2 क्या है? v2 माइनस v1। तो 5x और 2x का डिफरेंस क्या होगा? 3x इंटू टी। मुझे t चाहिए, तो x और x तो कैंसिल हो गया, तो t क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा 7 इंटू 15/3। 3 से 5 टाइम में चला गया तो ये आ गया 35 सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, ए कंटेनर कंटेन्स 165 लीटर्स ऑफ मिल्क। सम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर इज एडेड इन द कंटेनर। ठीक है, तो एक कंटेनर है, इसमें 165 लीटर 165 लीटर मिल्क है। हो क्या रहा है? सम मिल्क इज टेकन आउट, इसमें से कुछ मिल्क निकाल रहे हैं, और हाफ ऑफ दैट क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाटर इज एडेड। तो जितना हम मिल्क निकाल रहे हैं उसका हाफ क्वांटिटी में वाटर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ऐड करने पे क्या हो जा रहा है?
नाउ रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर बिकम्स 5:3। तो देखिए दोस्तों, पहले प्योर मिल्क था, पानी था ही नहीं उसमें, लेकिन अभी क्या हुआ, हमने थोड़ा सा मिल्क निकाला, थोड़ा सा वाटर ऐड कर दिया, तो उसमें मिल्क भी हो गया और थोड़ा पानी भी हो गया। तो उसी का रेशियो क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 5:3, है ना। तो मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितना वाटर हमने ऐड किया वो निकालना है। तो देखिए, मिल्क अगर मैंने एक्स निकाला होगा तो वाटर मैंने कितना डाला होगा, उसका हाफ, मतलब x/2। लेकिन मुझे ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं मानता हूँ कि मिल्क उसने निकाला होगा 2x और वाटर उसमें इसका हाफ डाला होगा, मतलब x डाला होगा, ठीक है। तो पहले पहले मिल्क था मेरा कितना, 165 लीटर मिल्क था, उसमें से मैंने 2x निकाल लिया, तो ये मेरा मिल्क बचा। वाटर तो पहले था ही नहीं, वाटर मैंने कितना डाला है, एक्स लीटर डाला है, तो नीचे मैंने एक्स ले लिया, तो ये हो गया मिल्क और नीचे वाटर। ये इक्वल टू होना चाहिए 5/3। इसे बस सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 3 इंटू 165, इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, ओके, -6x। तो 6x को लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 6 और 5 11x हो गया, इक्वल्स टू 3 इंटू 165, एक्स इक्वल्स टू आएगा 3 इंटू 165/11। मैं आपके लिए इतना कर करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये सब आपको डायरेक्ट करने की कोशिश करना है और कर भी सकते हैं। अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, 15 3 जा 45 हो गया। तो ये क्या आया, ये मेरा x का वैल्यू आया। निकालना क्या था हमें, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, तो कितना हमने वाटर ऐड किया था, x ही ऐड किया, तो x ही चाहिए। आंसर हो गया 45। तो हर क्वेश्चन क्लास में आप ये जरूर देखिएगा कि आपने जो निकाला है ये वही है ना जो क्वेश्चन में पूछा है, या आपने कुछ और निकाल लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। A solid sphere of radius 6 centimeter is melted and recasted. A solid sphere of 6 centimeter is melted and recasted into a hollow cylinder of uniform thickness. ठीक है, तो एक स्फेयर है, इसका रेडियस है कितना, 6 सेंटीमीटर, इसको पिघलाकर एक हॉलो सिलेंडर बनाया जा रहा है, एक खोखला सिलेंडर बनाया जा रहा है। कैसे कैसे होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है, उतना क्लियर ड्राइंग नहीं है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा। हॉलो सिलेंडर में देखिए क्या है, ये जो एक बाहर का रेडियस है, ये बाहर का रेडियस है जिसको मैं R2 मान रहा हूँ, और एक अंदर का, अंदर में छोटा सा जो सिलेंडर दिख रहा है इसका रेडियस को मैं R1 मान रहा हूँ। तो थिकनेस क्या होगा, थिकनेस मतलब उसका मोटाई, वो होगा R2 माइनस R1, यही होता है थिकनेस। अब ये खोखला सिलेंडर है, इसका मतलब अंदर वाला जो सिलेंडर है आपको दिख रहा है वो क्या है, वो बस हवा है, एयर है। मुझे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है, अगर किसी सॉलिड को हम पिघला कर पूरा मटेरियल यूज करके कोई दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, तो बेसिकली होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये इक्वल टू होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। तो बताइए, जो खोखला सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, उसका क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वो होता है पाई इंटू R2² माइनस R1² इंटू एच, ये होता है। और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R3, ठीक है, ये स्फेयर का है, ओके। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं अभी याद है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए देखिए, अगर इस सिलेंडर में मुझे सिर्फ ये सॉलिड पार्ट का वॉल्यूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालूंगा, उसमें से जो अंदर का सिलेंडर है जो कि एयर है उसको माइनस कर दूंगा, तो बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम, ये निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, जिस मटेरियल से वो बना है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो बड़े वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा πr2²h, ठीक है, बाहर वाला रेडियस लिया मैंने, और अंदर वाले का क्या हो जाएगा, πr1²h, अंदर वाले का रेडियस लिया मैंने, यहाँ से पाई और h अगर कॉमन लेता हूँ क्या मिलेगा, R2² माइनस R1², ठीक है, यही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से पाई और पाई तो पहले ही कैंसिल हो गया, अब वैल्यू पुट करते हैं। तो सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है कितना, 32 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर बेस का, मतलब ये आउटर रेडियस दिया है। तो R2 का वैल्यू दिया है 5, तो ये हो जाएगा 25 माइनस R1² इक्वल्स टू, यहाँ हो गया ये ऊपर में क्या है 4 इंटू R3। तो स्फेयर का रेडियस कितना है 6 है, तो ये 6 इंटू 6 हो गया। नीचे क्या क्या बच गया, नीचे ये 3 है, और वहाँ से क्या है, यहाँ से हमने h को नीचे ले आया, तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 32 दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 से ये जाएगा 8 टाइम्स में, 8 मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 से मैं इसको काटूंगा 3 टाइम में, एक 2 से मैं इसको काटूंगा 3 टाइम में, और एक 2 से मैं इसको काटूंगा 3 टाइम में, 8 चला गया। अब ये 3 से ये 3 भी 1 चला गया, कितना बच गया 9 बच गया। तो 25 माइनस R1² इक्वल्स टू आ गया 9,
तो यहाँ से R1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 आएगा। सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, R1 को राइट साइड ले गया, 9 को लेफ्ट ले आके आ गया, ये आ गया 16। तो R1 आ जाएगा √16, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस मैंने क्या बताया क्या होता है, थिकनेस होता है बाहर का रेडियस माइनस अंदर का रेडियस। बाहर का रेडियस था 5, अंदर का आ गया अभी हमारा 4, तो ये 1 सेंटीमीटर आया थिकनेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 6 सेंटीमीटर वी गेट ए स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसके लेंथ को अगर हम, उसकी लंबाई को अगर हम 6 सेंटीमीटर कम करते हैं तो हमें एक स्क्वायर मिलता है। मतलब अगर उसके लंबाई को हम 6 सेंटीमीटर घटा देंगे तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला है, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्म्ड इज, अभी जो स्क्वायर बना उसका एरिया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस देन द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम व्हेन ब्रेथ ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर। अब उसी रेक्टेंगल का अगर हम ब्रेथ को, जो चौड़ाई को अगर हम 6 सेंटीमीटर बढ़ा रहे हैं तो वो लेंथ के इक्वल हो जा रहा है। तो दो मुझे स्क्वायर मिल रहा है, दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उसका डिफरेंस दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऐसा एक रेक्टेंगल है, तो अगर मैं इसका लेंथ को 6 सेंटीमीटर कम कर रहा हूँ, एल को अगर मैं 6 सेंटीमीटर कम कर रहा हूँ तो ये ब्रेथ के इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये ब्रेथ के, तो ये एक स्क्वायर बन जा रहा है। देखिए ये भी ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है। ठीक है, और इसी रेक्टेंगल में अगर मैं ब्रेथ को, यही सेम रेक्टेंगल में बना रहा हूँ, देखिए सेम रेक्टेंगल है, अगर मैं ब्रेथ को 6 सेंटीमीटर बढ़ा दे रहा हूँ तो ये लेंथ के इक्वल हो जा रहा है, तो ये स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ये एल है और ये एल है। ओके, तो क्या मिल रहा है मुझे, स्क्वायर का जो एरिया का डिफरेंस है A2 माइनस A1, ये है 252। तो बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, माइनस छोटे वाले का क्या होगा, बी स्क्वायर होगा, होगा ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इक्वल्स टू है 252। तो अब मुझे एल और बी में रिलेशन चाहिए, तो देखिए ये रिलेशन तो है ना, अगर लेंथ को मैं 6 घटा रहा हूँ तो क्या मुझे ब्रेथ मिल जा रहा है, मिल जा रहा है ना। तो पुट कर देता हूँ, तो एल की जगह, तो यहाँ से एल क्या आ जाएगा, b+6 आ जाएगा। ये पुट कर दीजिए, b+6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू है 252। बस इसे ही सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर दीजिए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 × 6 12, 12b प्लस 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 252। तो क्या क्या, बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर चला गया, तो 12b इक्वल्स टू आ गया 252 माइनस 36। मैं माइनस नहीं करूँगा, तो b इक्वल टू क्या आएगा, इस पूरे को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं 252 को भी 12 से डिवाइड दूंगा और माइनस 36 को भी मैं 12 से डिवाइड दूंगा। तो ये हो गया 12 2 जा 24, 12 1 जा 12 और माइनस 12 3 जा 36, तो 18 आया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको माइनस करता थोड़ा सा मेरा टाइम जाता ना, थोड़ा सा टाइम मैंने बचाया। ओके, तो ये 18 आ गया, बी 18 आ गया। तो एल क्या आएगा, एल है b+6, देखिए यहाँ पे एल इक्वल टू b+6 है, तो एल इक्वल टू आएगा 18+6 मतलब 24। निकालना क्या था मुझे, बोला फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू, पेरीमीटर इक्वल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो डायरेक्ट करेंगे, देखिए एल है 24 और ब्रेथ है 18, दोनों को ऐड कीजिए 42 आएगा, 42 का डबल करेंगे 84 होगा। हमें आंसर डी करेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों, अगला क्या बोला है, एक्स स्फेयर्स ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर पुट इनटू राइट एंगल सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसमें क्या कर रहे हैं, टोटल एक्स नंबर ऑफ हम स्फेयर को डाल रहे हैं, ऐसा छोटा छोटा स्फेयर डाल रहे हैं। तो हो क्या रहा है, द हाइट ऑफ वाटर रोज टू 36 सेंटीमीटर। अभी इसमें पानी भरा हुआ था, ये मान लीजिए पहले पानी था, अभी पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और कितना बढ़ा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ऑल द स्फेयर्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर। तो सारे के सारे जो स्फेयर है वो पानी में पूरे तरह से डूबे हुए हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू मुझे वैल्यू निकालना है। तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या है दोस्तों, कॉन्सेप्ट यही है कि पानी में हम जो अगर कोई सॉलिड डालते हैं तो उन सॉलिड का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम पानी का ऊपर उठेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रोज। ठीक है, तो बताइए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r³ यही होता है ना, लेकिन ये तो एक स्फेयर का हुआ, टोटल कितने स्फेयर थे, एक्स स्फेयर थे, इसको एक्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस एक्स को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि आप मल्टीप्लिकेशन से कन्फ्यूज ना हो। इक्वल्स टू होना चाहिए पानी का जो वॉल्यूम ऊपर उठा, तो देखिए पानी का शेप क्या होगा, पानी को जिस
शेप में डालते हैं, जिस सॉलिड में डालते हैं उसी का शेप वो ले लेता है। मतलब ये जो पानी का वॉल्यूम मुझे दिख रहा है, इसका शेप भी क्या होगा, सिलेंडर ही होगा। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो पाई इंटू सिलेंडर का रेडियस कितना दिया हुआ है, देखिए सिलेंडर का डायमीटर दिया है 8, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मुझे ये लेना है, पानी का जो हाइट बढ़ा है बस वो लेना है, पूरा नहीं लेना है, इंटू 36। देखिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ है 4 इंटू 36, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा इंटू 3, फिर वहाँ से क्या क्या नीचे आया, 4 नीचे आया, और आर क्यूब, आर मतलब स्फेयर का रेडियस, स्फेयर का डायमीटर 6 दिया है तो रेडियस हो जाएगा 3, तो ये हो गया 3 इंटू 3 बस। अब इससे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 4 और 4 चला गया, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, और ये 3 और 3 भी चला गया, तो कितना आ गया आंसर, 4 4 जा 16 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मेल्स एंड 22 फीमेल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 16 डेज, ठीक है। 8 मेल और 22 फीमेल मिलके 16 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। फिर 49 मेल्स एंड 20 फीमेल्स कैन कंप्लीट ए वर्क इन 4 डेज, ठीक है। अब उसी काम को 49 मेल और 20 फीमेल मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। फिर क्या पूछा है, 1 फीमेल इज हाफ एज एफिशिएंट एज चाइल्ड, तो फीमेल का जो एफिशिएंसी है वो चिल्ड्रन के एफिशिएंसी से हाफ है। इन हाउ मेनी डेज डज 6 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क, अब उसी काम को 6 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेसिक आपको ये पता होना चाहिए, इफिशियंसी इक्वल टू होता है वर्क बाई टाइम, यहाँ से वर्क इक्वल टू आता है इफिशियंसी इंटू टाइम, और टाइम इक्वल टू आता है वर्क बाई इफिशियंसी, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुझे किसी का एफिशिएंसी पता नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेल की एफिशिएंसी को m मान रहा हूँ, फीमेल की एफिशिएंसी को f मान रहा हूँ, और चाइल्ड की एफिशिएंसी को c मान रहा हूँ, ठीक है, एज्यूम कर रहा हूँ। तो अभी मुझे देखिए फर्स्ट केस में इतने लोग काम कर रहे हैं, 8 मेल और 22 फीमेल 16 दिन। सेकंड केस में क्या हो रहा है, 49 मेल और 20 फीमेल 4 दिन, तो दोनों केस में वर्क सेम है। तो चलिए सबसे पहले मैं टोटल वर्क निकालता हूँ, वहाँ से क्या आएगा मुझे, वहाँ से मेल और फीमेल का एफिशिएंसी में मुझे रिलेशन पता चल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट केस में वर्क और सेकंड केस में वर्क सेम होगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, देखिए एक मेल का एफिशिएंसी मैंने क्या माना है, एम माना है, तो 8 मेल का क्या हो जाएगा 8m, फिर साथ में फीमेल भी काम कर रही है ना, क्योंकि एंड बोला है, देखिए दोस्तों 8 मेल्स एंड, तो एंड में ऐड करेंगे, 22 फीमेल है, एक फीमेल का एफिशिएंसी मैंने एफ माना है, तो 22 का हो जाएगा 22f, ये हो गया टोटल एफिशिएंसी। इंटू एफिशिएंसी इंटू क्या लेते हैं, वर्क ले टाइम लेते हैं, टाइम कितना है 16 दिन, ये इक्वल टू होगा। सेकंड केस में देखिए 49 मेल है, 49m हुआ उसका एफिशिएंसी, फीमेल का हो जाएगा 20f, क्योंकि 20 फीमेल है। इसमें टाइम क्या होगा, सेकंड केस में टाइम लग रहा है 4 दिन का, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये देखिए 4 से ये 4 टाइम में चला गया, तो मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 32m प्लस 88f इक्वल्स टू 49m प्लस 20f, ठीक है। तो f को लेफ्ट में ले आ रहा हूँ और m को राइट ले जा रहा हूँ, तो 88f माइनस 20f इक्वल्स टू हो गया 49m माइनस 32m, ये आ गया 68f इक्वल्स टू 17m, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो क्या आ जाएगा बताइए, अगर मैं m बाई एफ निकालूँ तो ये आएगा 68/17, क्योंकि 17m इक्वल टू 68f था, तो 17 से ये 4 टाइम में चला गया, ये आ गया 4:1 का, ठीक है। तो लगभग आधा काम हमारा हो गया। चलिए जो जो काम नहीं है वो मैं हटा रहा हूँ फिलहाल। तो देखिए मेल का एफिशिएंसी को मैं अगर 4x मानूँ, तो फीमेल को मुझे क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो 4:1 का है। अब मुझे क्या निकालना है कि 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में कम कर सकते हैं, तो पहले तो मुझे काम निकालना पड़ेगा, टोटल काम कितना है। तो देखिए ये मेरा W1 था और ये W2 था, दोनों सेम था, तो मैं किसी एक में ही पुट करके निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले निकालते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 इंटू एम प्लस 22f, तो 8 इंटू एम का वैल्यू कितना है 4x प्लस 22 इंटू एफ का वैल्यू कितना है x इंटू 16, ठीक है। इसको ऐड करके कितना आएगा 32x प्लस 22x मतलब 54x इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। तब इसका काम नहीं रहा। अब मुझे क्या चाहिए कि 6 बच्चे उस काम को कितने दिन में कर सकते हो, तो बताइए चाइल्ड का एफिशिएंसी क्या होगा। देखिए दोस्तों ध्यान से,
वन फीमेल इज हाफ एज एफिशिएंट एज चाइल्ड। तो अगर फीमेल का एफिशिएंसी चाइल्ड के एफिशिएंसी का हाफ है, इसका मतलब चाइल्ड का एफिशिएंसी फीमेल के एफिशिएंसी का डबल होगा। कॉमन सेंस से सोचिए, अगर महिला का एफिशिएंसी बच्चे के एफिशिएंसी से आधा है तो बच्चा का क्या होगा, उसका डबल होगा, डबल होगा ना। तो चाइल्ड क्या आ जाएगा, 2x आएगा। अगर फीमेल का x है तो चाइल्ड का 2x होगा, ठीक है। तो अब मुझे निकालना है टाइम। टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी। तो वर्क मेरा कितना आया, 54x इंटू 16 ये आया। और नीचे क्या चाहिए, एफिशिएंसी। तो 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे का और एक का एफिशिएंसी है 2x, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है। तो 6 से ये जाएगा 9 टाइम में, x और x चला गया, 2 से ये चला गया 8 टाइम्स में, 8 9 जाएगा 72 डेज, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे करना है आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 men can do a work in x days, 20 women can do the same work in 2x days। तो यहाँ पे एक बार पुरुष काम कर रहे हैं, दूसरे टाइम महिला काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन की एफिशिएंसी को m ले रहा हूँ और वुमेन की एफिशिएंसी को क्या ले रहा हूँ, w ले रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या हो रहा है, 15 पुरुष x दिन के लिए काम कर रहे हैं और सेकंड केस में 20 महिलाएं 2x दिन के लिए काम कर रहे हैं। दोनों केस में वर्क सेम है, मतलब W1 इक्वल टू W2 है, ठीक है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो 15 में का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 15m होगा, क्योंकि एक का m है तो 15 का 15m इंटू टाइम कितना लग रहा है इनको, x दिन। तो इस x को मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि आप मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज ना हो। सेकंड केस में वर्क कितना होगा, महिलाएं कितने काम करें, 20। तो एक का एफिशिएंसी W है, 20 का हो जाएगा 20W। और ये कितने दिन के लिए काम कर रही है, ये 2x डे के लिए काम कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मुझे क्या चाहिए, m/w चाहिए, ठीक है। तो m/w क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इंटू 2x डिवाइडेड बाई 15 इंटू एक्स, ठीक है। तो ये देखिए, ये x से ये x चला गया, 5 से जाएगा 3 टाइम में, 5 से जाएगा 4 टाइम में। तो ये कितना आ गया, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 3। तो रेशियो आ रहा है 8:3 का। अब अगर m को मैं 8x लेता हूँ तो वीमेन को मुझे 3x लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, 57 वीमेन कैन डू द वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज 9 मेन कैन डू द सेम वर्क। तो अब एक दूसरा काम है जिसको 57 महिलाएं 20 दिन में कर रही है, उस काम को पुरुष को करने में कितना टाइम लगेगा, कितने पुरुष है, 9 पुरुष। तो पहले निकालते हैं कि टोटल वर्क कितना है सेकंड केस में। हाँ, ये दूसरा वर्क है, ये वाला नहीं। टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है, 57 महिलाएं काम कर रही है, 57 इंटू एक का एफिशिएंसी है W, ये हुआ एफिशिएंसी, इंटू टाइम कितने दिन के लिए काम करे, 20 दिन के लिए 20, ये आ गया टोटल वर्क, ठीक है। अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम इक्वल टू होता है वर्क बाई इफिशियंसी। ये टाइम मुझे किसका चाहिए, मेन का चाहिए, तो यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ मेन लेना पड़ेगा। तो टोटल वर्क है मेरा 57 इंटू W का वैल्यू क्या है हमारा 3x इंटू 20, और नीचे चाहिए मुझे मेन का एफिशिएंसी, मेन कितना है 9, 9 इंटू मेन का एफिशिएंसी कितना आया है 8x आया है, इसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए x और x चला गया, 3 से 3 टाइम में चला गया, 3 से ये 19 टाइम में जाएगा, 19 3 जो होता है 57, फिर 4 से जाएगा 2 टाइम में, 4 से जाएगा 5 टाइम में। तो कितना गया, ऊपर आएगा 19, 5 से 95/2, तो ये आ जाएगा 47.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। ओके, चलिए अगला देखिए, फिर से ट्रेन वाला है। क्या बोला है, ट्रेन ए ट्रैवलिंग एट 84 किलोमीटर पर आवर ओवरटूक ट्रेन बी ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड। सेम डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, ठीक है, ओवरटेक कर रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में, ठीक है। If train B had been traveling at twice its speed, then train A would have taken 22.5 सेकेंड टू ओवरटेक, ठीक है। पहले केस में क्या था, ट्रेन ए को ओवरटेक करने में 10 सेकंड लग रहा था। सेकंड केस में थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, 22.5 सेकंड। क्यों, क्योंकि सेकंड केस में जो बी का स्पीड है वो डबल है, पहले का डबल है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन बी गिवन दैट इट इज़ हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, बी का लेंथ निकालना है, और क्या बोला है कि ए का लेंथ का वो हाफ है। तो अगर लेंथ ऑफ ए मैं 2x लेता हूँ तो लेंथ ऑफ बी क्या होगा, x का हाफ होगा, x होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे या सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे, डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। डिस्टेंस क्या होता है, दोनों का लेंथ का सम। तो कितना आ जाएगा, ये 3x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट केस में जो डिस्टेंस है d1 और सेकंड केस में जो डिस्टेंस है d2, ये सेम होगा, बस क्या डिफरेंस होगा, स्पीड डिफरेंस होगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए, ओवरटेक कर रहा है तो ओवरटेक में मैंने क्या बताया था, स्पीड का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस में होगा VA माइनस VB, ठीक है। VA को मैंने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि बोला है कि A B को ओवरटेक कर रहा है, मतलब A का स्पीड ज़्यादा है। ये हुआ स्पीड इंटू टाइम, कितना लगा फर्स्ट केस में 10 सेकंड का, इक्वल्स टू होगा सेकंड केस में स्पीड क्या होगा, डिफरेंस VA
-2 VB। क्यों? क्योंकि VB डबल हो जा रहा है सेकंड केस में, तो टाइम कितना लग रहा है? 22.5। बस इसे ही सॉल्व करके हमें VA और VB निकालना है। VA तो पता है 84, VB निकालना है, ठीक है। तो देखिए, ये डेसिमल से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा, ये 45 बन जाएगा और ये 20 बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं बिना इसको इरेज किए। तब क्या कीजिए, 20 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैं चाहूँ तो इसको काट भी सकता हूँ, देखिए काट दूँ। ये 5 से चला गया 4 टाइम में, 5 से चला गया 9 टाइम में, ठीक है। एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, आपका समय बचेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4VA माइनस 4VB इक्वल्स टू हो जाएगा 9VA माइनस 18VB, ठीक है। तो 18VB को अगर मैं लेफ्ट में लेके आऊँ तो हो जाएगा +18 माइनस 4 हो जाएगा 14VB इक्वल्स टू आ गया 4। अगर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 4 मतलब 5VA। यहाँ से VB क्या आएगा, VB इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू VA। VA कितना है, 84/14। 14 से ये जाएगा 6 टाइम में, तो आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ध्यान दिए दोस्तों, VA और VB किलोमीटर पर आवर में दिया है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, हाँ, क्योंकि टाइम सेकंड में है और डिस्टेंस भी मुझे मीटर में निकालना है। तो ये आ गया। अब मुझे D मिल जाएगा ना, देखिए D का वैल्यू क्या है, या तो इसमें पुट कर दीजिए या तो इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं पहले वाले में पुट कर देता हूँ, तो यहाँ करूँ तो D इक्वल टू है 3x इक्वल्स टू आ जाएगा VA माइनस VB इंटू 10, ठीक है। तो देखिए VA कितना है 84 और VB कितना है, अभी है 30, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 54 होगा। तो ये 54, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इंटू ये 10। तो सॉल्व कीजिए, 18 से 3 टाइम में चला गया 54, तो 3 5 जा 15, 15 टू 10 150 आ गया, ठीक है। तो 3x का वैल्यू आ गया 150, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, है ना। x को ही मैंने क्या माना था, ट्रेन B का लेंथ माना था और यही निकालना भी है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, A करेक्ट हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये याद होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड बन जाता है, ठीक है। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं 2 तरीका से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। क्या लिखा है, ए सम ऑफ रुपीज P इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ R%, ठीक है। P को R% रेट पे 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या बोला है, इन सिंपल इंटरेस्ट एंड द इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मुझे 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल मिल रहा है, ठीक है। अब फिर क्या है सेकंड केस में, इफ रुपीज P प्लस 150 इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years एट R माइनस 48%। सेकंड केस में क्या है, P प्लस 150 को इन्वेस्ट कर रहे हैं R माइनस 48% के रेट पे 5 ईयर के लिए। तो मुझे क्या बोला है, द इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 3640। इंटरेस्ट में कितना है 40। मुझे P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। पहला देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों, कि हर साल इंटरेस्ट सेम होता है। अगर आपको पहला साल 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला तो अगले साल भी 1000 मिलेगा, उसके अगले भी 1000 मिलेगा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, इंटरेस्ट 5 साल का कितना है, 5P है 5 साल का, तो 1 साल का कितना होगा, सिर्फ P होगा ना। क्या बताया था मैंने अभी, इंटरेस्ट हर साल सेम मिलता है। अगर 5 साल में 5P मिला है तो 1 साल में सिर्फ P मिला होगा। अब बताइए, P रुपये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस पर P मुझे इंटरेस्ट ही मिल जा रहा है, तो इसका मतलब रेट कितना हुआ, रेट 100% हुआ, है ना। क्योंकि जितना पैसा लगा रहा हूँ उतना ही मिल जा रहा है मुझे, मतलब 100% इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो R का वैल्यू 100 आ गया, तो यहाँ पे R कितना हो जाएगा, R माइनस 48 हो जाएगा कितना, 52%, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो इंटरेस्ट है 3640, ये कितना 5 साल का है, तो 1 साल का कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मैंने क्या ट्रिक बताया था, इसको ऊपर पे डबल कर दिए, नीचे पे डबल कर दिए। तो ऊपर डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 का डबल होता है 7280, ये आ गया, और नीचे 10 हो गया तो ये 00 चला गया, 728 आ गया। ये 1 साल का मिला है, ठीक है। अब बताइए, इंटरेस्ट है कितना 52%। तो अगर किसी बंदे ने 100 रुपया लगाया तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 52 मिला होगा। तो 52 का वैल्यू कितना है, 728। 52 का वैल्यू है 728, तो अगर मैं यहाँ से 100 निकाल लूँ तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, है ना। तो 100 क्या होगा, 728/52 इंटू 100। ये किससे जाएगा, 13 से देखिए, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 6 सॉरी 7 बचा, 7 8 78, 13 6 जा, ठीक है। अब 4 से जाएगा ये 14 टाइम में, तो आ रहा है 1400 रुपया,
ठीक है। ये किसका वैल्यू है, ये है P + 150 का वैल्यू। तो यहाँ से P क्या आ जाएगा, 1400 - 150, तो 1250, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मैंने बिना कोई फॉर्मूला लगाए बस कॉन्सेप्ट लगा के किया। ओके, दूसरा क्या तरीका है करने का, देखिए दूसरा तरीका देखिए दोस्तों क्या है। रेट इक्वल्स टू होता है आई इंटू 100 इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है। तो आई यहाँ कितना मिला था मुझे, 5p इंटू 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल कितना है, p है, और टाइम कितना है, 5 ईयर है। ठीक है, तो ये p और p चला गया, 5 और 5 चला गया, तो रेट कितना आ गया, 100%। ये मैंने डायरेक्ट निकाल लिया था। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिए, आर मुझे कितना मिल जाएगा, आर यही मिलेगा, 52 ही मिलेगा, 100 पुट कीजिए 52 मिलेगा। ठीक है, और आई दिया हुआ है, मुझे प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल इक्वल्स टू अगेन हो जाएगा आई इंटू 100 इंटरेस्ट इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो आई है 3640 इंटू 100 बाई रेट कितना आया हमारा 52, सेकंड केस का है, ये वाला रेट का बात हो रहा है। ठीक है, 52 इंटू टाइम है 5 ईयर, इसको सॉल्व करना है। तो 5 से इसको काटिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 8 जा, और 52 से हमने इसको काटा था तो कितने बार में गया था, 13 से गया था, ये 4 टाइम में, 13 से गया था 13 5 जा 65, 13 6 जा, और 4 से जाएगा 14 आएगा, वही आएगा 1400 आएगा। ठीक है, अब पी प्रिंसिपल मुझे कितना दिया हुआ है, पी + 150 दिया है, तो p + 150 अगर 1400 है तो p कितना आ जाएगा, वही 1250 आएगा। ठीक है, कि ये भी तरीका है करने का, आपको जो आसान लगे आप उससे करिए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, मिलते हैं अगले लेसन में।